कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। बहुत पहले जनकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में लोग बारिश पर ही निर्भर थे। समय पर बारिश नहीं होती तो बेचारों के खेत सूख जाते और किसानों को बहुत नुकसान होता। उस गांव में 2 झील पास पास ही थी। उसमें से एक झील को अपना कहकर उस गांव का जमींदार सम्मान सिंह एक बूंद भी लोगों को नहीं लेने देता था। इतना ही नहीं, वो पास वाले वाटर पंप का पानी भी अपने झील में खींच लेता था, जिससे बाकी गांव वाले और किसान उस झील के पानी से वंचित रहते थे। इस तरह वो गांव वाले बुरे हालातों में जी रहे थे। ये सम्मान सिंह का जुलूम बढ़ता ही जा रहा है। क्या करे, कुछ समझ नहीं आता। वो इतना पैसे वाला और ताकतवर भी है। उसी गांव में श्रीधर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी थी सविता और बेटे का नाम था बंटी। बंटी बहुत होशियार था। एक दिन बाहर अपनी माँ को लकड़ियां जलाने में दिक्कत हो रही देख बंटी ने एक लेंस का स्टैंड तैयार किया। सूरज की तरफ उस स्टैंड को एडजस्ट किया और बस चूल्हा अपने आप जलने लगा। श्रीधर और सविता बेटे की समझदारी देख बहुत खुश थे। देखा कितना होशियार है हमारा बंटी। हाँ, मैं इसे खूब पढ़ाऊंगा, वैज्ञानिक बनाऊंगा। लेकिन ये पानी की समस्या हल नहीं होगी तो पता नहीं खेती बाड़ी कैसे होगी, और बंटी की पढ़ाई के लिए पैसे कैसे जुटाऊंगा। कुछ तो करना होगा। बहुत सोचने के बाद श्रीधर ने एक दिन दूसरे गांव वालों को बुलाकर पानी की समस्या पर इलाज करने की सोची। देखिए, अब उस जमींदार की दादागिरी हम सहन नहीं करेंगे। तो हम क्या करें श्रीधर भैया? इससे पहले कि वो जमींदार झील के पानी को पूरा खाली कर दे, हमें उस पानी से हमारे खेतों को सींचना होगा। लेकिन फिर हमें वाटर पंप खरीदना होगा, और इतने पैसे कहाँ से जुटाएंगे? वाटर पंप तो लेना ही होगा, चाहे उसके लिए हमें खुद को गिरवी क्यों ना रखना पड़े, वरना अपना खेत बंजर भूमि हो जाएगा। श्रीधर की बात सब किसान मान जाते हैं और सब गांव वाले जैसे तैसे पैसे जमा करके कहीं से उधार लेके एक वाटर पंप खरीदते हैं और उस झील में वाटर पंप द्वारा पानी खींचकर नाले द्वारा अपने अपने खेत को सींचने लगते हैं। वाह, ये तरकीब काम आएगी, सब लोगों का फायदा होगा। हाँ श्रीधर भाई, लेकिन वो जमींदार चुप नहीं बैठेगा। अरे तब की तब देखेंगे, डरो मत। गांव वालों की अक्लमंदी देखकर जमींदार सहम जाता है और अपने असिस्टेंट को बुलाता है। अरे सोमनाथ, लगता है ये गांव के लोग होशियार हो गए हैं, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। कोई बात नहीं सेठ जी, वाटर पंप बिजली पे चलते हैं। मैं इनकी बिजली की सप्लाई ही काट देता हूँ, बस 1 घंटे के लिए बिजली सप्लाई चालू रखता हूँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। सोमनाथ ने किसानों की बिजली की सप्लाई बंद कर दी। बिजली ना होने के कारण किसान निराश हो गए। श्रीधर भी उदास हो गया। ये सारी बात बंटी भी देख रहा था, वो भी दुखी हो गया। मुझे इस समस्या का हल निकालना ही होगा, लेकिन कैसे? कुछ सोचने के बाद एक दिन बंटी उस गांव के ऑटो वाले शंकर चाचा से मिला। चाचा, सुना है आपका ऑटो गैस सिलेंडर से चलता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है चाचा? ये बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है बेटा। गैस से मोटर चलने के लिए ऑटो में एक छोटा सा कन्वर्टर होता है। उस परिवर्तित एनर्जी पर ऑटो आराम से चलता है और पॉल्यूशन भी नहीं होता। ओह, ये बात है। क्या आप मुझे ऐसा ही एक कन्वर्टर दिला सकते हैं? क्यों बेटा, तुम्हें क्यों चाहिए? बंटी शंकर को गांव के किसानों की समस्या बताता है। वो सुनकर शंकर को बड़ा दुख होता है। बड़ा स्वार्थी है वो जमींदार, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ दिनों बाद शंकर चाचा बंटी को एक कन्वर्टर लाके देते हैं। बंटी उसे अपने घर के गैस सिलेंडर को फिट कर देता है और खेत के मोटर पंप के साथ जोड़ देता है। गांव के सारे किसान बेसब्री से अब क्या होगा इसका इंतजार करते हैं। जैसे ही बंटी पंप का स्विच ऑन करता है, भारी फोर्स से पानी आने लगता है। सभी किसान तालियां बजाते हैं और बंटी भी खुश हो जाता है। वाह बंटी वाह, कमाल किया तुमने। भाई श्रीधर, तुम्हारा बेटा तो बहुत होशियार है। लेकिन आप लोगों को एक काम करना होगा। बंटी की बात सुन के सारे अचरज में पड़ते हैं। वो क्या बेटा? उस जमींदार को हमारे इस गैस पर चलने वाले वाटर पंप के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो इसे भी बिगाड़ देंगे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है बंटी बेटा? हम सिर्फ इसे रात को ही चलाएंगे और इसकी मदद से उसे सबक सिखाएंगे। सबने खुश होकर हाँ कहा और उस दिन से हर रोज रात को किसान झील के पानी से अपने अपने खेत सींचने लगे। इस तरह जमींदार के पाइप से पानी निकलकर उस झील में भरने लगा।
फिर किसान उस सिलेंडर को लेकर चले जाते थे। सवेरे जब जमींदार वहां आया तो किसानों के खेत में और झील में पानी देखकर हैरान हो गया। अजीब बात है, बिजली तो है नहीं जो इन्हें पानी मिलेगा, तो इन्हें पानी मिल कहां से रहा है। इसी तरह बंटी रात को जमींदार के कुएं में वाटर पंप का पाइप डालकर कुएं का पानी निकालने लगा और गांव वाले उसे घड़े में भरकर ले जाने लगे। इस तरह उनकी पानी की समस्या दूर हुई और दूसरी तरफ जमींदार की झील सूख गई, घर का कुआं भी सूख गया। उसके घर पर तो नहाने के लिए भी पानी नहीं बचा। कुछ दिनों बाद जमींदार की फसल भी नहीं उगी तो उसका भारी नुकसान हुआ। बाकी किसान फसल उगाकर खुश थे। एक दिन जमींदार किसानों के पास आया। भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, कृपा करके बताइए कि यह हो क्या रहा है। यूं ही चलता रहा तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। मेरे घर में बर्तन मांजने के लिए भी पानी नहीं है। मैं सब जानता हूँ कि ये सब आप लोग ही कर रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। देखा जमींदार जी, लालच बुरी बला है। ये सब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर स्वार्थी होकर सब कुछ आप अपने लिए ही रखकर दूसरों को तकलीफ दे रहे थे। पर आप भूल गए, आप अकेले हैं और हम सब 100 है। कम से कम आप तो सुधर जाइए, तभी हम आपकी मदद करेंगे। सब किसानों ने तालियां बजाई और जमींदार का सिर शर्म से झुक गया। तो देखा दोस्तों, गांव वालों ने बंटी की होशियारी की मदद से लालची जमींदार को कैसे सबक सिखाया। हमेशा याद रखिए, मिलजुल कर हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। मुकेश गोलेवाला श्रीरामपुर में सबका चहीता था। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उसके आने का इंतजार किया करते थे। माँ, मुकेश काका कब आएंगे? अभी समय है, आ जाएंगे। और जैसे ही मुकेश गांव आता तो सारे बच्चे उसकी ओर भागने लगते। मुझे लाल गोला चाहिए। मुझे पीला। मुझे हरा। काका, मुझे लाल और हरा दोनों चाहिए। अभी देता हूँ, ये लो। मुकेश हंसते खेलते सभी बच्चों को गोले खिलाया करता था। रोज सुबह मुकेश आइस फैक्ट्री जाता था। अरे लल्लन भैया, आज मुझे अपना वही फिल्टर किए हुए पानी वाला 10 किलो बर्फ दे दो। हाँ हाँ, दे देता हूँ, लाओ 100 रुपए। क्या भैया, हर दिन दाम बढ़ाते ही रहते हो। अब मैं क्या करूँ, महंगाई इतनी बढ़ गई है और पानी फिल्टर करने में भी बहुत खर्चा आता है। तुझे कितनी बार बोला है कि सस्ता वाला बिना फिल्टर किए हुए पानी का बर्फ ले ले, लेकिन तू मानता ही नहीं। नहीं भाई, चाहे मैं कम कमाऊं, लेकिन ग्राहकों की सेहत अच्छी रहना जरूरी है। अब तेरी मर्जी। मुकेश लल्लन को 100 रुपए दे देता है और 10 किलो फिल्टर किए हुए पानी का ही बर्फ खरीद लेता है। अब वहां से मुकेश गांव में गोला बेचने निकल पड़ता है। वो गांव में अलग अलग जगह रुककर गोले बेचा करता था, लेकिन जहां भी वो रुकता लोग उसकी ओर दौड़े चले आते थे। कभी कभार मुकेश अपने बेटे विनोद को भी अपने साथ गोला बेचने ले जाया करता था। समय बीता गया और मुकेश बूढ़ा हो गया और अब हर दिन मुकेश और विनोद साथ ही गोला बेचते थे, क्योंकि मुकेश में गोले की गाड़ी ढकेलने की ताकत नहीं रही थी। अब लगता है कुछ दिनों में तुम्हें अकेले ही ये व्यापार संभालना होगा। बाबा, मैं तो कब से आपसे कह रहा हूँ कि आप थोड़ा आराम कर लो। अब आज का एक दिन और तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर तुम ही संभालो। वो दोनों आइस फैक्ट्री गए और वहां से बर्फ खरीदा और फिर रोज की तरह गोला बेचने निकल पड़े। मुझे एक नारंगी गोला दो। एक काला खट्टा शरबत बना दो। दिन भर घूम घूम कर थक हार के दोनों घर पहुंच गए। कल से तुम अकेले जाओगे, सब अच्छे से संभालना। हाँ बाबा, इतने दिनों से तो सीख रहा हूँ, सब संभाल लूंगा। ठीक है। अगले दिन विनोद अकेले ही गोले की गाड़ी लेकर निकल पड़ा। वो पहले आइस फैक्ट्री पहुंचा, वहां से बर्फ खरीदी और फिर गांव की ओर निकल पड़ा। उसका दिन आम दिन की तरह ही था। अगले दिन वो वापस आइस फैक्ट्री पहुंचा। मतलब अब तुमने काम संभाल ही लिया? हाँ काका, अब बाबा को आराम की जरूरत है। वो तो है। अच्छा, तेरे बाबा को समझा समझा के थक गया, लेकिन वो नहीं माना। क्या काका? यही कि सस्ता बिना फिल्टर वाले पानी का बर्फ ले, मुनाफा ज्यादा होगा। लेकिन वो ठहरा ईमानदार। मेरी बातें उसके कानों तक ही नहीं पहुंची। अच्छा, सस्ता वाला बर्फ कितने का है? 5 रुपए किलो। मतलब दुगना मुनाफा। हाँ, यही तो समझा रहा था उसे। ठीक है काका, आज आप मुझे वही बर्फ दीजिए। विनोद ने सस्ता वाला बिना फिल्टर किए हुए पानी का बर्फ खरीद लिया।
रोज की तरह वो गांव में गोले बेचने निकल पड़ा। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी ने गोले और शरबत खरीदी। विनोद खुश था क्योंकि उसका मुनाफा दुगना हो चुका था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन एक फूड इंस्पेक्टर विनोद के गाड़ी के पास आया। उसने 2 गोले खरीदे और अपनी कार में जाकर उनका टेस्ट करने लगा। इंस्पेक्टर ने उस बर्फ के पानी में बहुत सारी अशुद्धियां पाई। उसे उसमें कुछ बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया भी नजर आए। फिर उस कार से इंस्पेक्टर के साथ 2-3 पुलिस वाले उतरे। उन्होंने विनोद को गिरफ्तार कर लिया। साहब मेरी क्या गलती है? दूषित और बिना फिल्टर किया हुआ पानी इस्तेमाल करता है, लोगों की सेहत से खिलवाड़ करता है और पूछता है मेरी क्या गलती। पुलिस वालों ने विनोद को जेल में डाल दिया और वो फूट फूट कर रोने लगा। विनोद को समझ आ गया था कि क्यों उसके बाबा महंगा और फिल्टर किए हुए पानी का ही बर्फ खरीदते थे। दुगने मुनाफे के लालच में उसे सजा हो गई। इसीलिए लालच से दूर रहना ही भला है। बंदरबाड़ी नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में ज्यादातर लोग किसान ही थे जो खेती-बाड़ी करके अपना गुजारा किया करते थे। गांव वैसे तो बड़ा ही शांत और सुंदर था और गांव के लोग भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया करते थे। उस गांव में सिर्फ एक ही समस्या थी। गांव में बंदरों की टोलियां बहुत ही ज्यादा उद्यम मचाया करती थी। गांव वाले इन बंदरों से बड़े परेशान हो गए थे। वो दिन भर गांव में यहाँ वहां उछलते कूदते रहते, कभी किसी के घरों में घुस जाते और वहां की चीजें उलट पुलट कर रख देते। दिन भर गांव में इन बंदरों की टोलियां घूमती रहती। इतना ही नहीं, रात को भी ये बंदर चीखते चिल्लाते और घरों की छतों पर लंबी लंबी छलांगे लगाया करते। गांव वालों की तो नींद ही हराम हो गई थी। एक दिन उस गांव में एक सौदागर आया। यह सौदागर खुद को बंदरों का सौदागर कहा करता था। आते ही उसने गांव में एक ऐलान कर दिया, सुनिए गांव वालों, मैं एक सौदागर हूँ, बंदरों का सौदागर। मैं आप लोगों से एक सौदा करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि यह सौदा आप सबके लिए फायदेमंद साबित होगा। कैसा सौदा भाई, जरा खुल के बताओ। हाँ बताता हूँ जी। मैंने देखा है कि इस गांव में बंदरों ने बड़ा उद्यम मचाया है। इस बारे में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नेकी और पूछ पूछ, हमें सौदा मंजूर है। अरे भाई, पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो सौदा ये होगा कि आप लोग बंदरों को पकड़ के मुझे लाके दोगे और मैं हर एक बंदर के पीछे आपको 10 रुपए दे दिया करूंगा। बंदरों को पकड़ने के 10 रुपए? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहा था ना मैंने कि यह सौदा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपको पैसे भी मिलेंगे और इस गांव में बंदरों ने जो उद्यम मचाया है वो भी कम हो जाएगा। और फिर क्या, दूसरे ही दिन से सारे गांव वाले हाथ धो के बंदरों के पीछे पड़ गए। अपना काम धाम छोड़ के वे सब अब बंदरों को पकड़ने का काम करने लगे। सबको 10 रुपए जो कमाने थे। धीरे धीरे गांव में बंदरों की संख्या कम होने लगी और गांव वालों को बंदरों को पकड़ना मुश्किल होने लगा। बंदरों की संख्या घटते ही गांव वालों का उत्साह भी कम होने लगा। लेकिन सौदागर ने अब फिर एक नया ऐलान किया। वो हर एक बंदर के पीछे गांव वालों को 20 रुपए देने के लिए तैयार था। फिर क्या, गांव वालों का उत्साह फिर से बढ़ गया। वो बंदरों को चुन चुन के पकड़ने लगे। उन्हें 20 रुपए जो मिल रहे थे। लेकिन आखिरकार गांव के सारे बंदर अब पकड़े जा चुके थे। गांव में एक भी बंदर अब ढूंढने से भी ना मिलता था। तभी सौदागर ने फिर से एक नया ऐलान किया। वो अब गांव वालों को हर एक बंदर के पीछे 30 रुपए देने के लिए तैयार था। अब गांव वाले 30 रुपए की लालच में आकर जंगल में जाकर बंदरों को पकड़ने लगे। लेकिन थोड़े ही दिनों में जंगल के बंदर भी साफ हो गए। सौदागर ने अपना दाम फिर से बढ़ाया। वो अब हर एक बंदर के पीछे 50 रुपए देने के लिए तैयार था। सौदागर ने अपना कारोबार अपने एक दोस्त के हाथों में सौंपा और वो खुद कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव व्यापार के लिए चला गया। यहाँ पर गांव वाले बड़े परेशान हो गए थे कि आखिर वो बंदर पकड़ के लाए तो लाए कहां से। हर एक बंदर के पीछे 50 रुपए, ये एक भारी कीमत थी। वे सब इस बात पर सोच ही रहे थे कि उस सौदागर के दोस्त ने गांव वालों के सामने एक बड़ा ही अजीब प्रस्ताव रखा। सुनिए गांव वालों, आप सभी मुझसे 40 रुपए में बंदर खरीद लीजिए और सौदागर के लौटते ही उसे वही बंदर 50 रुपए में बेच दीजिए।
इससे आपका फायदा भी होगा और आपको बंदरों को पकड़ने की झिक-झिक भी नहीं करनी पड़ेगी। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना? यह सौदा अजीब तो था लेकिन फायदेमंद था। सभी गांव वाले अब बंदरों को खरीदने के लिए दौड़ पड़े। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा बंदर खरीदना चाहते थे ताकि आगे जाके उन्हें ज्यादा मुनाफा मिले। बंदरों के खरीदने की बोली पर अब गांव में झगड़े भी होने लगे। बंदरबाड़ी का वातावरण अब ईर्ष्या और झगड़े से प्रदूषित हो गया था। जल्द ही वो सारे बंदर लोगों ने खरीद लिए और वे सौदागर के लौटने का इंतजार करने लगे। उसी रात सौदागर के दोस्त ने अपना सारा सामान समेट लिया और वो उस गांव को छोड़ के चला गया। उस दिन के बाद ना ही वो सौदागर उस गांव में लौट के आया और ना ही उसका वो दोस्त। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास बड़ी देरी से हुआ। सौदागर और उसके दोस्त ने मिलके बंदरबाड़ी के गांव वालों को चूना लगाया था। उन दोनों ने बड़ी चालाकी से वही बंदर गांव वालों को बेच दिए थे जिनसे वे छुटकारा पाना चाहते थे। बंदरबाड़ी में अब लोग कम और बंदर ज्यादा दिखाई देते थे। आखिर यूं ही उस गांव का नाम बंदरबाड़ी थोड़ी ही ना पड़ा है। पता नहीं वो सौदागर और उसका दोस्त अब कहां पर है। बंदरबाड़ी के लोग उन्हें आज भी ढूंढ रहे हैं। कहीं आपको नजर आए तो बताइएगा जरूर। आइए आइए, भोला की मशहूर पानी पूरी खाइए, खट्टी मीठी तीखी। आइए आइए आइए, भोला की मशहूर। ये है भोला पानीपुरी वाला, जिसका गांव में एक पानीपुरी का ठेला है जिसमें हमेशा यही विज्ञापन बजते रहता है। शाम के वक्त भोला के ठेले पर बहुत भीड़ रहती है। भैया मुझे तीखी, मुझे मीडियम और मुझे मीठी। भोला सभी ग्राहकों को उनकी इच्छा अनुसार पानीपुरी खिलाया करता था। रात को 9 बजे भोला अपना ठेला बंद किया करता था और वही बैठकर दिन की कमाई का हिसाब लगाया करता था। आज बिकी 100 प्लेटें पानीपुरी, मतलब आज की कमाई हुई 1000 रुपए और खर्चा हुआ 300 रुपए। दिन ब दिन अपनी बढ़ती कमाई देखकर भोला बहुत खुश था। हर बीते दिन के साथ भोला का व्यापार बढ़ता ही जा रहा था। अब वो अकेला इतने सारे ग्राहकों को नहीं संभाल सकता था। भैया मुझे तीखा। मुझे भी तीखा। मुझे भी। अब भोला को लगने लगा कि उसे कोई सहायक रख लेना चाहिए। अगले दिन जब भोला अपना ठेला लगा रहा था तो उसका दोस्त कृष्णा उसके पास आया। तो भाई भोला, क्या हालचाल है? एकदम बढ़िया, तू बता। बस वही काम ढूंढ रहा हूँ। बहुत सही समय पर आया है तू। मैं अपनी मदद के लिए एक सहायक ढूंढ रहा हूँ। अरे वाह, तो मैं हूँ ना तेरा सहायक। भोला को अपना सहायक मिल गया और कृष्णा को अपनी नौकरी। उसी दिन से कृष्णा भोला की मदद करने लगा। अब जब भी भीड़ होती तो भोला को कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि कृष्णा उसकी मदद किया करता था। वे दोनों सारा काम साथ में करने लगे और हमेशा की तरह आज भी ठेला बंद करने के बाद भोला हिसाब लगाने लगा। आज कुल 180 प्लेटें पानीपुरी बिकी, मतलब 1800 रुपए। खर्चा हुआ 400 रुपए, पूरे 1400 रुपए का मुनाफा। अच्छा है, ये लो भाई कृष्णा, तुम्हारे 300 रुपए। अगले कुछ दिनों तक कृष्णा ने भोला के साथ काम किया और भोला उसे उसकी मजदूरी दे दिया करता था। पर भोला का मुनाफा देखकर कृष्णा को जलन होने लगी। एक सुबह कृष्णा हिसाब करने बैठा। एक दिन के 300 रुपए, पिछले एक महीने में मैंने 9000 रुपए कमाए हैं। ये तो ठीक है, लेकिन भोला रोज का 1200 रुपया मुनाफा कमाता है। इस हिसाब से वो 36000 रुपए कमाता है। बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा है। कृष्णा सोचने लगा कि कैसे वो भी भोला की तरह ज्यादा पैसे कमाए। अगर मैं भी पानीपुरी का ठेला लगाऊं तो? और बस तब से कृष्णा भोला के पीछे लग गया। भाई, ये ठेला लगाने में तो बहुत ज्यादा पैसे लगे होंगे ना? तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? ज्यादा नहीं, बस 3000 लगे थे और उसके लिए मैंने अपनी माँ के कंगन गिरवी रखे थे। भोला कृष्णा को अपना दोस्त समझकर सब कुछ बताता रहा। अगले दिन, भाई मैं सोच रहा हूँ अगर तुम मुझे सामान कहाँ मिलता है ये बता देते तो रोज मैं सामान ले आता, तुम्हारा भार कम हो जाता। हाँ क्यों नहीं कृष्णा। भोला को कृष्णा पर पूरा विश्वास था। भोला उसे अपने साथ बाजार ले गया और उसे सब दुकानें बताई जहां से वो सामान खरीदता था। कुछ दिन बाद, अब मुझे हर चीज पता है।
और मेरे पास पैसे भी है। यही सही समय है अपना ठेला डालने का। और अगले दिन भोला के बगल में एक और पानी पूरी की गाड़ी खुली। कृष्णा की मजेदार पानी पूरी, आइए चखिए नए जमाने की नई पानी पूरी। कृष्णा का ठेला देखकर भोला दंग रह गया। तूने मेरे साथ धोखा किया? मैंने कोई धोखा नहीं किया, ये दुनिया का दस्तूर है। चेला कभी ना कभी गुरु पर भारी पड़ता ही है। मैं ही मूर्ख था जो तुझे अपना दोस्त समझ बैठा था। अब गांव में एक साथ दो दो विज्ञापन सुनाई देने लगे। आइए आइए भोला की मशहूर पानी पूरी खाइए, खट्टी मीठी तीखी। आइए 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 कृष्णा की मजेदार पानी पूरी, आइए चखिए नए जमाने की नई पानी पूरी। और इस वजह से भोला के ग्राहक भी कम हो गए। उसके आधे ग्राहक कृष्णा के ठेले पर जाने लगे। मुझे तीखी चाहिए। इतनी बस या और तीखी? और बेचारा भोला ऐसी परिस्थिति में था कि वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि भोला ने खुद आस्तीन में सांप पाला था।